पापा आपका चेहरा ना आ रहा। वो जरूरत नहीं आने। पापा आपका चेहरा ना आ रहा। सारा मोबाइल को साइलेंट कर दो। जिंगो चिको जिंगो चिको जिंगो चिको हे 12 महीनों में 12 हो गया, चुप रहोगे? रुकिए, आपका चेहरा मुंह का बस नाक आ रहा था और कुछ ना आ रहा। हमारा नाक का भी जरूरत नहीं है, वो तो फिर मोबाइल हमारा कुछ जरूरत नहीं। वहां से करोगे तो भाई सब चीज आ जाएगा फिर। हम इससे करते हैं फिर से। आपका तो पीछे से करो। जिसको जो पूछना है पूछ सकता। डाउट क्लास नहीं नहीं, ऑनलाइन में एकदम यही ठीक है। तो लाइव कर लीजिए आप। लाइव क्या करो, लाइव ठीक नहीं, लाइव अच्छा नहीं था ना। लाइव ठीक नहीं। लाइव में पार्टिसिपेंट ज्यादा हो तो मजा आएगा। कोचिंग से मैं लाइव किया जाएगा। चलिए लैटिट्यूड के बारे में जरा सा समझें। इसको कंसेप्ट को हमको ऐसे समझना है कि मान लिया जाए कि अर्थ के सरफेस पर कोई स्थान को बताने का हमारे पास क्या उपाय हो सकता है? क्या उपाय हो सकता है? तो हमको सिंपल चाहिए रेफरेंस फ्रेम कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमारा अर्थ का शेप क्या है? ऑब्लेट स्फेरॉइड, या जिसको हम लोग कहते हैं जियोइड। शेप क्या हो गया? जियोइड, माने पृथ्वी पृथ्वी के जैसा। ऑब्लेट स्फेरॉइड। इस पर कोई स्थान है, उसको बताने के लिए हमको जो रेफरेंस फ्रेम का जरूरत होता है उसको हम लोग यहां पर जान रहे हैं। उसमें से दो इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है, एक लैटिट्यूड और दूसरा लॉन्गिट्यूड, हिंदी में देशांतर। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आइए कैसे इसको जो है सो करते हैं। अर्थ ऑब्लेट स्फेरॉइड है, दो पॉइंट इसके ऐसे हैं जो अपने घूर्णन के समय में स्थिर रहते हैं। कौन कौन से दो पॉइंट हो गए? अगर मान लिया जाए कि अर्थ इस तरह से घूम रहा है तो ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट स्थिर रहेगा। तो वो दोनों पॉइंट जो स्थिर है वो है हमारा पोल्स। उत्तर के तरफ नॉर्थ पोल और दक्षिण के तरफ साउथ पोल। तो ये जो है एक तरह से कहा जाए कि नेचुरल दो हमको कार्डिनल पॉइंट्स मिल गए, जिसके आधार पर हम लोग जो है सो दूसरे जगहों को देख सकते हैं। अब आइए इसके ठीक बीचों बीच अगर आए तो इसको हम लोग जरा सा समझने का प्रयास करें। मान लिया जाए इसके ठीक ज्योमेट्रिकली बीच में आते हैं और पृथ्वी ऐसे घूम रही है और यहां पर हम लोग जो है सो एक पेंसिल लगा देते हैं। मान लिया जाए एक मार्कर हमने यहां पर लगा दिया, पृथ्वी तो घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट। तब इस घूमने के क्रम में क्या होगा? पृथ्वी घूमती जाएगी और उसके चारों तरफ मार्कर से एक दाग बनता जाएगा और इस तरह से पूरा एक घेरा बन जाएगा। ये पृथ्वी, ये जो घेरा है ये पृथ्वी को दो बराबर बराबर भागों में बांट देगा। इसलिए इसको हम लोग नाम क्या देते हैं? इक्वेटर। क्योंकि वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है इसको, इसलिए उसको हम लोग क्या नाम देंगे? इक्वेटर। शेप क्या होगा इसका? ये एक सर्कल हो जाएगा। ये कैसा होगा? सर्कल। तो और चूंकि ये सर्कल, अब इसके ऊपर जितना भी सर्कल हम लोग इस तरह से खींचेंगे वो उससे छोटा होगा, इससे नीचे जितना सर्कल खींचेंगे वो उससे छोटा होगा। तो ये एक तरह से कहा जाए ग्रेटेस्ट सर्कल होगा। तो ऐसे अलग बात है कि हम लोग ग्रेट सर्कल के कॉन्सेप्ट को ज्योग्राफी में अलग से लेते हैं कि कोई भी दो पॉइंट को पकड़े उसके चारों तरफ से जो है सो एक
हम लोग जो है सो पृथ्वी को घेरने वाला लाइन खींच देते हैं, जो उसको दो भाग में, तो वो ग्रेट सर्किल कहलाता है। आपको शायद पता हो कि हवाई जहाज जो उड़ता है किसी दो बिंदु के बीच में, वो उसी ग्रेट सर्किल पर ही चलता है। उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो एक चक्कर ये पूरा रिवॉल्व कर गया और उसको हम लोग नाम दिए इक्वेटर। यहां से हम लोग गिनती प्रारंभ करते हैं। इसका मतलब है ये हमारा है 0। ठीक है, ये हमारा है 0। अब मान लीजिए पृथ्वी को दो भाग में हम यहां पर से काट लिए, तो ये दो भाग में कट गए, तो क्रॉस सेक्शन हमारा ये बन गया। पृथ्वी के सेंटर से एक लाइन खींच देते हैं इस इक्वेटर की तरफ, इस तरह से लाइन खींचा जाएगा और इस पर हर डिग्री पर हम लोग निशान लगा देते हैं। और हर डिग्री पर जब मान लिया जाए कि ये 10 डिग्री पर हम लोग पेंसिल लगाए, पृथ्वी का एक पूरा चक्कर मारे, तो ये जो वृत्त बनेगा वो 10 डिग्री अक्षांश कहलाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो है किस तरह से हो गया कि पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा तक की जो दूरी है, जो लाइन है, उसको हम लोग रेडियस मानते हुए उस पर जितना भी कोण हम लोग चाहें कर लें और उस कोण का दूसरा एंड जहां पर मिलेगा वहां से हम लोग एक सर्किल खींच लें। वो कैसा सर्किल होगा? जो इस ग्रेट सर्किल के यानी इक्वेटर के पैरेलल होगा। तो इस तरह से हम लोग कई कई सर्किल्स खींच सकते हैं। ठीक है, और ये सर्किल का नामकरण क्या होगा? जितना उसका एंगल बनेगा उसके हिसाब से, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, और इस तरह से जो हम लोग पोल तक जाएंगे तो हमारा एंगल बना कितना? 90 डिग्री, चूंकि ये परपेंडिकुलर हो गया। उसी तरह से 90 डिग्री दक्षिण। क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन? अब जब ये इस तरह से बढ़ा है तब हम लोग इसको पूछें कि भैया मेरे पूरा जब हमारा अर्थ पे टोटल कितना अक्षांश होगा? कुछ आइडिया है कि पूरे अर्थ पर 180 है 181। 181 कैसे? कैसे 181 कैसे? हर 1 डिग्री पर एक होगा। अगर नॉर्मली ये जो है सो दिमागी फितूर है हम लोगों का कि जब भी हमसे कोई प्रश्न पूछता है तो वो हम लोग कर देते हैं क्या कि 1 डिग्री के डिफरेंस के आधार पर। ये हमको बताना पड़ेगा कि अगर हर लाइन जो है सो 1 डिग्री अंतर पर खींचा जाए तो 90 होगा ऊपर और तो 90 होगा नीचे, 180 इंक्लूडिंग दैट 0, मतलब 181 जैसे हो गया। फिर आइए अक्षांश को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर रहे थे, वो सर्कुलर लाइंस था, तो दोनों पोल में से कोई भी सर्कुलर नहीं है, तो 2 उधर से अगर माइनस करेंगे तो 179। तो अलग अलग सेंस में जो है सो हम लोग इसको कर सकते हैं। देखिए 181 इंक्लूडिंग इक्वेटर, 179 एक्सक्लूडिंग पोल्स। ठीक है, लेकिन क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। वहां पर हमारे पास कंडीशन है कि 1-1 डिग्री का अंतर रखने पर, तो फिर 23.5 डिग्री कहां जाएगा? आपका 82.5 डिग्री देशांतर कहां जाएगा? तो वो जो माने फ्रैक्शनल वैल्यूज है, इसका मतलब है उसको इस गिनती में हम लोग गिनते ही नहीं। तो आज के डेट में आप लोग कंसेप्ट बदल दीजिए, अक्षांश और देशांतरों की संख्या अनंत हो सकती है, कभी भी हमारा वो लिमिटेड नहीं होगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें? कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट जो बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं उसको आप लोग इसको निकाल दीजिए दिमाग से। अगर आपके पास प्रश्न पूछा गया
कि कुल कितनी संख्याएं हैं, तो निश्चित रूप से अनंत होगी। हम अनंत लाइंस खींच सकते हैं, चाहे वो पैरेलल हो, चाहे वो देशांतर के लिए ऊपर से नीचे बाद में बात करेंगे उस पर। हाँ, अगर किसी ने यह पूछा कि 1 डिग्री के अंतर पर खींचने पर कितना होगा, तब उसके बारे में हम लोग जो है सो पहले बात कर चुके हैं। वो कंडीशनल हो सकता है, 181 हो सकता है, 179 हो सकता है, या जो भी हो। बहरहाल एक तो तय हो गया कि जो है सो हमारा कितना कितना जो है सो लाइंस खींच सकते हैं। कुछ अक्षांश जो है हम लोग एकदम से हमारे पास है वेल डिफाइंड, जिसको हम लोग नामकरण किए हुए हैं, उन सब का एक एक बार परिचय कर लें। पहला है इक्वेटर, उसके बाद इसको हम लोग कहते हैं क्या, बताइए? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसी तरह से 23.5 डिग्री दक्षिण, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। इसको हिंदी में इक्वेटर को क्या कहेंगे? विषुवत रेखा। क्या दिक्कत है? उसके बाद ये लगभग 66.5 डिग्री, नहीं, ये भी लगभग 23.5 डिग्री, 23.34, 66.5 डिग्री उत्तरी, और ये 66.5 डिग्री दक्षिणी। ये लाइन क्या नाम से जानी जाती है? आर्कटिक। ये जानी जाती है एंटार्कटिक। और ये दो तो पोल्स हैं। कोई कंफ्यूजन? तो हम लोग के पास वेल डिफाइंड लाइंस जो हो गया है वो हो गया है पोल्स से लेकर इक्वेटर तक में पोल्स, आर्कटिक लाइंस, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर। सदर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर से स्टार्ट करें, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक एंड पोल्स। क्लियर है? अब इनमें ऐसा क्या खास बात है, ये जान लो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको नाम दिए वगैरह। तो अगर हम लोग सूरज के चारों तरफ अर्थ के घूमने को देखें तो हम लोग पाते हैं कि वो अपने एक्सिस पर कितना डिग्री टिल्ट है? 23.5। इसलिए इस घूमने के क्रम में मैक्सिमम जो नीचे तक जाने का संभावना है सीधी रेखा में, वो हमारा क्या होता है? दक्षिणी 23.5 डिग्री तक रोशनी पहुंचती है, सीधी रोशनी सूरज के, और उसी तरह से 23.5 डिग्री उत्तरी तक रोशनी पहुंचती है। इसलिए इसको जो है सो हम लोगों ने ज्योग्राफिकली अलग से डिफाइन किया। यानी सूर्य की सीधी किरण यहां से लेकर यहां तक के बीच में ही रहती है, न इसके ऊपर जाती है न इसके नीचे जाती है। आपको याद होगा इस दोनों के बीच के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? टॉरिड जोन। क्या कहते हैं? यानी सन जो है उसकी सीधी किरणें कहां से कहां तक वेरी करेगी? टॉरिड जोन। यहां से यहां तक जाना और यहां से यहां तक आना, पूरा साल भर का समय रहेगा। हाँ, उष्ण कटिबंध। ठीक है, पूरा पूरा कितना रहेगा? तो एक तरफ से दूसरे तरफ जाने में 6 महीना, ऊपर से नीचे फिर वापस आने में 6 महीना। अगर विषुवत रेखा से गिने तो विषुवत रेखा से कर्क रेखा तक जाने में 3 महीना, वहां से वापस आने में फिर 3 महीना, फिर यहाँ से नीचे तक जाने में 3 महीना, फिर यहाँ से ऊपर आने में 3 महीना। इस तरह से करके
ये पूरा करने का मतलब है कि लगभग 23.5 प्लस 23.5 मतलब हो गया 47 डिग्री वेरिएशन में जो है सो सन को कितना समय लग गया, 6 मंथ, और रिपीटेड 2 बार में पूरा 1 साल लगेगा। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि आज के डेट में आपका सूरज किस अक्षांश के ऊपर चमक रहा है। बहुत आसान है। किसी भी आप जो है सो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर आपका जो है सो डेट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर आपका डेट आप जानते हैं, ये है 21 मार्च, 23 सितंबर। उसी तरह से ये हो जाएगा 21 जून, 23 दिसंबर। अब आप दिनों की संख्या को गिने, 365 से भागा दें और उसके हिसाब से एंगल निकाल लें 2 × 47 के हिसाब से। नहीं तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि किसी भी दिन कहाँ मिलेगा। अब देखिए इसमें 1-2 ऐसा भी क्वेश्चन रहता है, जैसे कभी आपसे पूछ देगा कि बताइए साहब आपके शहर पटना के ऊपर में सूरज की सीधी किरणें कितने बार चमकेगी। तो पटना का क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि जो है सो कर्क रेखा रांची से होकर गुजरती है। तो रांची से ऊपर हम लोग जो है सो कौन में है, टेम्परेट जोन में है। टेम्परेट जोन में सूरज की सीधी किरण कभी नहीं चमकेगी, तो कभी नहीं होगा सूरज का सीधा पटना के ऊपर। मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछ दिया कि जो है सो रांची के ऊपर, जो कर्क रेखा के ऊपर कोई जगह, उस पर कब चमकेगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक बार 21 जून, अब 24 घंटा या 22 जून के बीच में कोई समय ऐसा होगा जब वहां पर वो पहुंचेगा और वहीं से वो लौट जाएगा, तो सिर्फ एक बार चमकेगा। अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया कोई व्यक्ति कि मद्रास के ऊपर कब चमकेगा, कितने बार चमकेगा, तो एक बार आने के क्रम में और एक बार जाने के क्रम में, तो 2 बार। तो अगर इस क्षेत्र के बीच में है तो उस पर 2 बार चमकेगा, इस रेखा पर है तो उस पर 1 बार चमकेगा, इस रेखा पर है तो उस पर 1 बार चमकेगा, और इस दोनों क्षेत्र के बाहर अगर है तो उस पर कभी भी सीधी रेखा में नहीं चमकेगा। कम से कम इतना छोटा छोटा बात आपको अक्षांश के बारे में याद रखना जरूरी है। कोई प्रॉब्लम?